गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग तैयारी कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट का प्रॉब्लम आ रहा है ये कि थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं है। आप कम से कम आपका कहना तो हुआ। जैसे अरिजीत थे पार्ट 1 वाले, केतु और एक दो मैसेज किन्हीं का था। कुछ लोगों को, मैक्सिमम लोग तो समझ रहे थे, तो कुछ ऐसे थे जिनको लगा क्या कि कुछ कम समझ में आ रहा है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टॉपिक वैसा है। और लास्ट क्लास जो हम लिए थे वो छोटा ही क्लास था, लेकिन थोड़ा सा हम जल्दबाजी में ले लिए थे। तो हो सकता है कि कॉन्सेप्ट बनने में दिक्कत हो रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो हम डिस्कस कर देते हैं और फिर समझ में तो आना तय है। और फिर नहीं आए जिनको, तो फिर बोलें। और कोई डर से चुप नहीं रहिएगा। डर से चुप रहिएगा तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फिर से हम पढ़ा पाना ये हमारे लिए कम से कम संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोर्स होता है। A to Z बुक कंप्लीट कराना होता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये कोशिश करेंगे कि आप इसे अच्छे ढंग से पढ़ें। और कोई स्टूडेंट बहाना मत कीजिएगा, हमसे ज़्यादा तकलीफ में भी आप लोग नहीं होंगे और फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। बातों को आप समझ रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट तो अच्छे से समझ रहे होंगे। तो बातों को समझिएगा कि हम पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम मतलब कुछ, कोई बात नहीं। हम फिर से एक आप लोग के लिए समझाने की कोशिश करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो डरना नहीं है, पूछना जरूर है, ठीक है। आइए पहले फिगर बना लेते हैं, और इसके बाद जैसे जैसे बोलेंगे ना, आप अपने कॉपी में मिलाइएगा। डिस्कस हम सारी चीज़ों को समझाएंगे, समझ में आएगा। क्योंकि पुरानी फिर उतनी बड़ी बातें लिख पाना संभव नहीं है।
तो कुछ नहीं बचा। ये पिछले वाले लेक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बन गया उस तरह से, कुछ नहीं कर सकते। ये एंगल यहाँ बना, पिछले लेक्चर में जो भी हम लोग एंगल तैयार किए थे वो इसी साइड किए थे, इस एक्सिस के उसी साइड, फर्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्लियर है, बातों को समझ रहे होंगे। ये इसके नीचे नहीं है, ऊपर है, क्लियर है ना, तो उसके लेके आप चिंता ना करें, बातों को आप समझ रहे होंगे। चलिए हम लिखाए थे, आप कॉपी में मिलाइएगा। लेट अस कंसिडर ए यूनिफॉर्म अनएक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग या चेन which hangs freely under the action of gravity with 2 points A and B. समझ रहे हैं? Let us consider a flexible and inextensible string or chain under the action of gravity with 2 points which hangs freely with 2 points A and B, और ब्रैकेट में लिखे होंगे इन नॉट सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। इन नॉट सेम हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये लाइन एक अलग है, ये जो हैंग्स किया हुआ है ये हॉरिजॉन्टल लाइन अलग है, और ये जो हैंग्स है वो हॉरिजॉन्टल लाइन अलग है। मतलब ये एक पोल है तो दूसरा पोल ये है, और उसके बीच तार को खींचा गया है तो वो ये उसमें झुकाव है, खिंचाव है, वो कैटनरी का फॉर्मेशन किया हुआ है। अब आप ये ना सोचेंगे कि ये इतना तो झुकाव नहीं रहता है, ये आपको फ्रेश दिखे इसलिए जूम करके आपको दिखाया है। क्लियर सी बात हो गई, आप समझ गए होंगे कि ये इतना झुकाव होता नहीं है लेकिन ये वैसा होता है। तो बातों को समझ गए होंगे, फिर से एक बार मिला लीजिएगा। लेट अस कंसिडर ए फ्लेक्सिबल एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग या चेन। इतनी सी बात इतना सा के लिए बोले, ये क्या है? फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है, इनएक्सटेंसिबल है, एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। ये हैंग्स, ये स्ट्रिंग है या इसको चेन भी कर सकते हैं। हैंग्स यहाँ तक क्लियर हुआ? हैंग्स जो लटके हुए हैं, फ्रीली मतलब फ्रीली लटका हुआ है, ये नहीं है कि कोई खिंचाव ज्यादा करके है, ये और यहाँ सिर्फ ऐसे लटका दिया गया है, समझे? विच हैंग्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ये नहीं कि ये इधर थोड़ा नहीं हो सकता है या थोड़ा नीचे खिंचाव नहीं हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ऐसी बात नहीं है। हैंग्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो लटक रहा है किसके एक्शन में? अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्शन में, समझ रहे हैं? और बगल में लिख दिए हैं विच नॉट सेम वर्टिकल लाइन, समझ में आ गया भाई थे। तो ये यहाँ पे ये सिर्फ एक्सिस हम तैयार किए हैं, ये वाई एक्सिस पिछले फिगर में नहीं दिखाए थे, और ये एक्स एक्सिस, और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आपका चीज बनेगा, ये तो आपका ओरिजिन हो गया 0 0, ठीक है? एक चीजों को ध्यान दीजिएगा, एक चीज पर, ये डिस्टेंस हम दिखाना चाह रहे हैं आपको, ये डिस्टेंस दिखाना चाह रहे हैं c, स्मॉल c, ये इसका वर्टेक्स था, ये वर्टेक्स हम लिख रहे हैं यहाँ पे c, कैपिटल C, और x एक्सिस कितना है देखिए तो 0, और वो 0 है ना, यहाँ पे x एक्सिस 0, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा x एक्सिस कितना, x के सापेक्ष कितना गया है? 0 गया है, x एक्सिस 0 गया है, y के सापेक्ष कितना आया है? स्मॉल c। समझ में आ गया बात? पिछले बार से और ज्यादा क्लियर कर दिए हैं, चीजें एकदम अच्छे से समझिएगा, ठीक? तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये वर्टेक्स हो गया, क्लियर है? अभी हम सारा डिटेल कर चुके थे। ये वर्टेक्स है, ये इतना सा दूरी जो होता है ये सेक कहलाता है। पोल के बीच की ये जो दूरी प्रॉपर लाइन आप खींचेंगे फीते से, वो प्रॉपर लाइन जो होगा वो स्पैन कहलाएगा। ये जितना सा हैंग्स हो गया है, बीच में जो गैप मिलता है, समझ रहे? तो वो सेक कहलाता है, और ये कैटनरी कहलाता है। ये तो कैटनरी का डेफिनेशन है भी। अच्छा, यहाँ तक में क्लियर हो गया। अब उसके आगे बढ़ते हैं। लेट सी बी एनी पॉइंट, लेट सी बी द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैटनरी, लेट सी बी द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैटनरी विच इज नॉन एज
वर्टेक्स ब्रैकेट में लिखे होंगे। इसके बाद लिखे होंगे एंड लेट P be any point on the catenary such that arc arc CP is equal to S। CP is equal to S। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद लिखे होंगे लेट T be the tension at point P। ऐसे नहीं लिखे होंगे, वहां पे थोड़ा इस तरह लिखे होंगे लेट T and T dash be the tension at point P and C respectively। कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे समझिए कि पॉइंट P पर T टेंशन लगता है और पॉइंट C पर T डैश टेंशन लगता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लिखे होंगे लेट W be the weight per unit length। ठीक है, तब इसके बारे में लिखे होंगे कि ये पर यूनिट लेंथ है तो ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से WS डाउनवर्ड्स में जाता है, एक्शन लगता है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसके बाद ये T होगा। इसके बाद लिखे होंगे नाउ आर्क CP। नाउ आर्क CP, ये आर्क किसका है? पूरे स्ट्रिंग का है, कैटनरी का है। नाउ द आर्क CP ऑफ कैटनरी या स्ट्रिंग AB आर इन इक्विलिब्रियम। वो जो है इक्विलिब्रियम होगा अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस या फॉलोइंग थ्री फोर्सेस या अंडर द एक्शन ऑफ देकर के कोमा दे दिए होंगे, जो भी रहे। तो वो थ्री फोर्सेस क्या है? पहला लिखे होंगे टेंशन एट P, टेंशन T एट P along TL। इसके बाद लिखे होंगे टेंशन एट C हॉरिजॉन्टली। क्लियर है? टेंशन T0 जो होगा वो हॉरिजॉन्टली होगा। यहां तक में क्लियर हो गया। तीसरा लिखे होंगे इट्स, मतलब अर्क AC का इट्स वेट WS वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एक्टिंग वर्टिकली इन डाउनवर्ड्स। क्लियर समझ गए होंगे। उसके पहले एक लाइन और लिखे होंगे, मिला लीजिएगा कि लेट द टेंजेंट T मैक्स एंगल साई विथ वर्टेक्स या हॉरिजॉन्टल। कोई दिक्कत नहीं ना। ये भी एंगल इतना बना होगा, इतना सब बात आपकी कॉपी में लिखा होगा, समझ गए होंगे। इसके बाद ये चीज के बारे में समझाए थे वो थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए उसको, ये मान लीजिए ये यहाँ है और ये ऐसे है, तो ये T है, इसको ऐसे समझने से ज्यादा अच्छा होगा, ऐसे समझ लीजिए। ये P है, ये B है। साइन साई बराबर P बाय, यदि ये T है तो समझने के लिए ये T दे रहे हैं, जबकि रिजल्टेंट फिजिक्स का ये बनता है। ठीक है, यहाँ तक आ गए तो यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, ये रिजल्टेंट कहलाता है। लेकिन आप ये समझिए तो P इज इक्वल टू क्या होगा? T साइन साई होगा ना। तो बताइए ये P क्या है? तो ये ऊपर वाला है। देखिए तो इसी तरह का कंडीशन बन रहा है, ये ऊपर वाला है तो T साइन साई हुआ। उसी तरह से आप जब देखेंगे ये B है तो cos साई इज इक्वल टू B बाय T। तो T cos साई इज इक्वल टू B। बातों को समझ रहे होंगे। तो ये जो B हुआ वो ये वाला नीचे वाला चीज हुआ। देखिए तो B नीचे वाला चीज हुआ T cos साई। क्लियर है? चलिए ये भी समझ गए होंगे, ये T cos साई क्यों, ये T साइन साई क्यों। अब दो इक्वेशन हम बताए थे आपको। ये वाला जो है इसके अपोजिट कौन है? ये। अच्छा, इसके अपोजिट कौन है? ये। तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। क्लियर है? तो रिजॉल्विंग फोर्सेस हो जाएगा और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लेंगे। अब यहां से सारा एक कैलकुलेशन समझा देते, समझ में आता होगा। अभी भी नहीं आए तो बताइएगा जरूर, फिर समझाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। आइए लिख लेते हैं T
साइन साई टी साइन साई इज इक्वल टू डब्ल्यू एस। अब टी इतना के बराबर है और ये इसकी कॉस इज इक्वल टू T0। क्लियर है? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। वो वाला इससे और ये वाला इससे। थोड़ा रिपीट कर देते हैं, जो जिनको समझ में आ गया उनको तो लगता होगा कि इतना रिपीट करके क्यों बोलते हैं, लेकिन जिनको नहीं आया है उनको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उनके लिए ये सारी चीजें। चलिए इसके बाद डिवाइड कर देंगे, हमको 10 निकालना पड़ेगा, तो पहली इक्वेशन इसी को मान लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिख लेते हैं इक्वेशन। लेकिन पिछले क्लास में जो किए थे ना, इसको 2 माने थे, बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे आगे, ठीक है, और इसको 1 माने होंगे, ठीक है, तो इसलिए बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए हम इस ढंग से बना रहे हैं। इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन फर्स्ट। अब क्लियर है? अब रिदम में आ जाइए आप लोग, ठीक है। इक्वेशन 2 लिखिए। इक्वेशन 2 क्या है? टी साइन साई इज इक्वल टू डब्ल्यू एस, और ये अपॉन हो जाएगा टी कॉस साई अपॉन T0। कोई दिक्कत नहीं होगा? चलिए देखिए, हर बार लिखेंगे तो चेंज हो ही जाएगा ना, इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा। लेट अस चलिए, दिस इंप्लाइज दैट टी कैंसिल, tan psi is equal to WST naught. Let us assume T0 is equal to वेट पर यूनिट लेंथ W इंटू सी। समझिएगा, वेट पर यूनिट लेंथ, ये जो T है वो इस पॉइंट पे लग रहा है और इस एक्शन में लग रहा है, वो दर्शाए हैं, ठीक है, वो चीज डिनोट किए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है वो वेट पर यूनिट लेंथ, समझ रहे हैं, वेट पर यूनिट लेंथ इंटू ये वाला जो डिस्टेंस देख रहे हैं C, वो इसी दे रहे हैं WC। क्लियर? समझ में आ रहा होगा अब सी, पहले से ज्यादा डिटेल कर दिए, उनको लगा आप लोग समझ रहे थे इसलिए ज्यादा डिटेल कर रहे हैं। tan psi इज इक्वल टू WS अपॉन WC। ये W कैंसिल हो गया। tan psi इज इक्वल टू S अपॉन C। दिस इंप्लाइज दैट C tan psi इज इक्वल टू S। This implies that F is equal to C tan psi. This is called introduced equation of the quaternary. Clear है? This is the intricate इक्वेशन लिखाए होंगे, इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटरनरी। क्लियर हो गया? अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, इसको यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है, हम साइड में रखते हैं, इन सब चीजों का यूज करेंगे हम लोग। बगल में लिख लेते हैं F इज इक्वल टू C tan psi। इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। अब इधर मिटाते हैं और इधर से लिखते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं चीजों को। इसके बाद वाला कुछ डिस्टर्ब हुआ होगा, हम जल्दबाजी लिख दिए थे। यहां तक लिखने के बाद लिखे होंगे from equation 3
we have f is equal to c tan psi. This implies that f is equal to c tan क्या होता है dy by dx is equal to, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे लिखे होंगे, ये तो आपके पास था, इसके जगह ये लिख सकते हैं, पहले भी बताए थे हम क्लास 11th 12th 11th में जब पढ़ाना शुरू किए थे उस वक्त, एज एट पॉइंट पी एक्स वाई कोमा tan psi इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। इस पॉइंट पर tan psi तैयार होगा और वो टेंजेंट कहलाएगा, जिसको tan psi से डिनोट करते हैं, और वो dy बाई dx होगा। बात समझ रहे हैं? तो अब देखिएगा, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, ds बाई dx इज इक्वल टू c d2y अपॉन dx स्क्वायर। बात को समझ गए होंगे? अच्छा, इसके बाद मान लीजिए ये ds के बारे में हम आपको पहले भी बताए होंगे, ds इज इक्वल टू dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर, ds का स्क्वायर अपॉन dx, सब में भाग दे दीजिए dx स्क्वायर से, तो dx स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर dx का होल स्क्वायर। ये ds बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया dy बाय dx का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए ds बाय dx इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया होगा? तो जहां पर आप देखेंगे ds, वहां पे देंगे रूट अंडर 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट रूट अंडर 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c d2y अपॉन dx स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट रूट अंडर 1 प्लस, अच्छा अब देखिए यहाँ पे dy बाई dx को कुछ मान लीजिए, पुट t इज इक्वल टू dy अपॉन dx। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx, इसको फिर यहाँ देखिए dy बाई dx स्क्वायर है और यहाँ dy बाई dx स्क्वायर है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dt बाई dx, तो इधर भी डिफरेंशिएट करना होगा, तो d2y बाई dx स्क्वायर। क्लियर है? तो इस चीजों को लिखने के बाद हम लोग इसमें पुट करेंगे चीजों को, देयरफॉर रूट अंडर 1 प्लस ये dy बाई dx की जगह क्या माने हैं t, तो ये t स्क्वायर हो गया और इज इक्वल टू c d2y बाई dx स्क्वायर क्या निकला dt बाई dx यहाँ तक समझ गए होंगे? ये भी साथ में लिख लीजिए, उधर अब हम जगह बचा खत्म करने के लिए मिटा रहे हैं, लिख लीजिएगा, यहाँ के बाद बढ़ रहे हैं, ये साइड में आप लिखिएगा जरूर, बात समझे? ठीक, यहां तक लिखने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट रूट अंडर, देखिएगा ये इधर ले आते हैं और ये इस साइड ले आते हैं, तो dx अपॉन c इस साइड आएगा, दोनों चीज पलट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा dt, और ये इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा। बच्चे की तरह सारा चीज बता रहे हैं, dt अपॉन रूट अंडर 1 प्लस 10 t स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट
dx अपॉन सी, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको इधर ले आइए, dt अपॉन रूट अंडर 1 प्लस dx अपॉन सी। अब इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये चीज बताए थे कैलकुलस जब पढ़ा रहे थे, एडवांस कैलकुलस, याद होगा आपको, पार्ट 1 के पेपर सेकंड के सेकंड क्वेश्चन में कैलकुलस जिस समय बता रहे थे तो वहां इसका प्लस होने पर बताए थे और प्रूफ भी किए थे, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टी, तो दिक्कत इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, तो सी तो कांस्टेंट हो गया और ये x हो गया, dx का डिफरेंशिएशन x, छोटी छोटी चीज बता रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, c1 कांस्टेंट हो गया। दिस इंप्लाइज दैट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स t के जगह पर देखिए यहाँ dy बाय dx है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x अपॉन c प्लस c1। इनिशियली एट वर्टेक्स, याद रखिएगा कि जब C1 आता था डिफरेंशियल इक्वेशन 12th में और पार्ट 1 में, तो वो सॉल्व करने के लिए हम लोग कंप्लीट खत्म करते थे, ठीक है। तो हमेशा इस चीज पे ध्यान रखिएगा, इस C1 को कैंसिल करना है, खत्म करना है। तो इनिशियली शुरुआत में एट वर्टेक्स पर वर्टेक्स सी कोमा दीजिएगा। इस पॉइंट पर आप देखिए इनिशियली, क्योंकि ये यहाँ पॉइंट आया है ना, तो इनिशियली शुरुआत में वर्टेक्स सी पर बताइए हमको x की जरूरत है। x क्या है यहाँ पर, x एक्सिस क्या है, 0 है। देखिए तो x एक्सिस में इंक्रीजमेंट 0 है ना, ये y एक्सिस पर है ना, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट y एक्सिस पर रहता है वहां x 0 रहता है। तो देखिए x 0 हो गया। और देख के भी बता सकते हैं फिगर में, एंगल साई के बारे में बताइएगा, साई बताए भी थे, यदि ये वाला चीज आकर के इस लाइन में कोइंसाइड कर जाए तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा ना, ये टेंजेंट है, ये ऐसे 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 ऐसे, ये देखिएगा ये ऐसे 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 आके ऐसे कोइंसाइड कर जाए वर्टेक्स पर, तो यहाँ पे जो है वो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो ये जैसे इसके पैरेलल हो जाएगा तो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये फिर से देखिए ये ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ एंगल गायब हो गया। जब एंगल गायब हो गया तो साई क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है। अब देखिए जब साई 0 हो गया तो यहाँ से क्या होगा, दोनों तरफ टेन लगा सकते हैं, दोनों तरफ टेन लगा दिए। टेन साई को dy बाई dx कहते हैं, मालूम है, बताए भी हैं, 11 से बता रहे हैं, टेन साई dy बाई dx, और ये 0। क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं, यहां पर रखेंगे वैल्यू, इसलिए इधर मिटाते हैं, ठीक है। एकदम कॉन्शियस रहिएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है जरा भी। हम अपना 100% दे रहे हैं, आप भी अपना 100% दीजिए, समझ में सारा आएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर देयरफॉर लिखिएगा, देयरफॉर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स dy बटे dx के जगह पर 0 इज इक्वल टू x के जगह पर x कितना 0 c प्लस ये c1 है, c1 है। क्लियर है। दिस इंप्लाइज दैट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, साइन 0 का वैल्यू, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, साइन 0 का वैल्यू 0, वो हाइपरबोलिक हो या ना उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो e टू दी पावर पे चला जाता है, अभी बताएं उसका भी प्रयोग पड़ेगा, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x अपॉन 2 होता ही है। तो ये हो गया 0 प्लस c1, दिस इंप्लाइज दैट c1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। इस इक्वेशन को हम माने थे कुछ अल्फा, ठीक है। अब यहां पे लिखते हैं इक्वेशन 1 implies that
अब मिटा लेते हैं, फिर मिटा लेते हैं। इक्वेशन अल्फा implies that sin hyperbolic inverse dy upon dx is equal to x by c प्लस c1 का वैल्यू क्या निकला, 0। तो वो तो खत्म। इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन में करते थे हम लोग। दिस इंप्लाइज दैट, मिटाते हैं। अब नीचे का काम खत्म हो गया है। दिस इंप्लाइज दैट dy by dx is equal to sin hyperbolic inverse, साइन इधर आ गया, पॉजिटिव हो गया, हाइपरबोलिक खत्म, इनवर्स खत्म, कितना। दिस इंप्लाइज दैट dy इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बाय c, इतना dy बाय इतना साइन इतना x बाय c dx। dy कितना, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बाय c, साइन हाइपरबोलिक x बाय c। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, लेकिन हाइपरबोलिक है तो पॉजिटिव ही रह गया, तो हो गया कॉस हाइपरबोलिक x बाय c अपॉन कांस्टेंट 1 बाय c है, तो 1 बाय c कांस्टेंट हो गया, और इसके बाद प्लस c2 हो गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू c ऊपर चला गया, ये cos हाइपरबोलिक x बाय c प्लस c2 हो गया। क्लियर है। फिर देखिए यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट c2 आ गया, तो जहां भी जहां इंटीग्रल कांस्टेंट आ जाए तुरंत इनिशियली लगा करके हम लोग उसको कंप्लीट करके और उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो 0 आया था पिछले बार में, देखे हम लोग 0 रखे थे यहाँ पे। अब देखते हैं कि यहाँ पे इनिशियली क्या आता है, अब ऊपर मिटाते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन बीटा मान लेंगे। मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर बीटा। यहां पे लिखते हैं इनिशियली एट वर्टेक्स सी, सी पर क्या है बताइए, x की जरूरत है और y की जरूरत है। तो बताइए x इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। x इज इक्वल टू 0 होगा। बताइए कि x का वैल्यू हो गया, y इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए y इज इक्वल टू ये डिस्टेंस c निकाल के रखे हुए हैं, c होगा। क्लियर सी बात है। अब यहाँ पे हम लोग देयरफॉर वैल्यू पुट करेंगे, y के जगह पर क्या पुट करेंगे, c इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 अपॉन c इज प्लस c2। दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू c cos 0। क्लियर सी बात है कि इसको 1 बना देगा cos 0। हाइपरबोलिक का क्लियर आप लोग अर्थ धीरे धीरे समझने लगे होंगे, और फिर समझिएगा भी, c माइनस c अपॉन c2। दिस इंप्लाइज दैट c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर सी बात है। अब हम लोग इसके c2 के जगह पे क्या वैल्यू रखने वाले हैं जी, ये रखने वाले हैं, यानी कि इक्वेशन बीटा इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x बाय c
प्लस C2 के जगह पे 0 रख देंगे, कोई दिक्कत। ये इक्वेशन नंबर हमारा कितना होगा, 4 होगा। ये बताए थे, दिस इज द कॉमन, दिस इज अ कार्टेशियन इक्वेशन, Cartesian equation of the catenary। हम इनको भी, इस चीजों को भी लिख लेते हैं बगल में, y इज इक्वल टू c cos x by c। ये इक्वेशन नंबर हमारा 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक मेरा कंप्लीट था, आगे बढ़ते हैं। इतना आराम से बता रहे हैं, एकदम समझ में आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इनको समझ में नहीं आए चुप रहेंगे, आप लोग बताएंगे जरूर। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4 वी है, हमारे पास है y इज इक्वल टू, थोड़ा इधर से लिखें, y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक होना चाहिए, हाइपरबोलिक होना चाहिए, हाइपरबोलिक छूट गया था, हाइपरबोलिक x by c differentiating with respect to x, this implies that dy by dx is equal to c cos का डिफरेंशिएशन, माइनस साइन नहीं, हाइपरबोलिक है, पॉजिटिव होगा, साइन हाइपरबोलिक x by c अपॉन 1 by c, ये c और ये c कैंसिल, क्लियर है, कांस्टेंट था। ये बात तो आप जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी एक बार देख लीजिए। साइन ax का डिफरेंशिएशन ही समझिए, तो cos ax इंटू, सॉरी मिस्टेक हो गया, इंटू 1 by c यानी कि इंटू a। साइन 2x का डिफरेंशिएशन 2 sin x और 2 cos x होता है ना, तो उसी तरह से इंटू 1 by c। अब ये कैंसिल हुआ, dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x by c। क्लियर, समझ गए होंगे। अब देखिए dy by dx को हम लोग लिखे थे dy, सिंस dy by dx बराबर हम लोग जानते हैं tan psi, क्लियर है, तो लिख रहे हैं यहाँ पर tan psi इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x by c, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए एक चीज और आप जानते हैं, इक्वेशन फ्रॉम 3 s इज इक्वल टू c tan psi। अब हम यहाँ s by c कर देंगे तो tan psi हो जाएगा, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि करके लिख देंगे या यूजिंग 3 लिख देंगे, आपकी मर्जी। s इज इक्वल टू c tan psi था ना इक्वेशन 3 में, इंटीग्रेट इक्वेशन जो था, तो ये s नीचे आ गया, तो यही हो गया tan psi के जगह s by c। तो देखिए s by c इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x by c। दिस implies that f is equal to c sin hyperbolic x by c। क्लियर है, दिस implies that। अब देखिए, अब इतना पे थोड़ा सा रखिए दम, आपके पास जो अभी निकला उसको भी लिखिए, f इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x by c, ये तीसरा चीज निकला। अब देखिए यहाँ पर y और f में रिलेशन आपका तैयार होगा, आपके पास जो निकला हुआ है वो पहले देखिए मिलाइएगा, तो y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x by c इक्वेशन नंबर 4,
और s इज इक्वल टू इतना निकला हुआ है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि y को यानी कि पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर करना है। तो यानी कि 4 का स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन कुछ मानेंगे तो मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 5 हम बगल में लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हम मिटाते हैं। आप लोग यहाँ तक लिखे होंगे, आगे बढ़िए यहाँ से। नेता में सारा कुछ लिखना होता है, रिस्ट्रिक्टेड है एरिया, फिर भी आराम आराम से लिखिए, पॉज कर दीजिएगा आराम से वीडियो को और इसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। यहाँ तक जब तक याद नहीं रहेगा चीज, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए, वो आपका नाउ स्क्वायरिंग द इक्वेशन नंबर 4 को स्क्वायर कर दीजिए माइनस स्क्वायरिंग द इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 का स्क्वायर। तो जब वो लिखेंगे तो वो लिखाएगा वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाय सी माइनस सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाय सी, ये भी स्क्वायर, हाइपरबोलिक स्क्वायर सी स्क्वायर। ये बातों को आप समझ गए होंगे। पहले 4 को स्क्वायर करना है, माइनस 5 को स्क्वायर करना है। दिस इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय सी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय सी। क्लियर समझ गए होंगे। ये भी एकदम इजी से हम लोग प्रूफ किए कर चुके हैं पार्ट 1 में, सबके पास कॉपी में है, और जिनके पास नहीं है फिर जाएंगे तो करेंगे। वो थोड़ा सा बड़ा होगा, 5-6 लाइन, डिसपॉइंटेड हो जाइएगा आप लोग। डिसपॉइंट नहीं करना है, विषय से विषयांतर पे नहीं जाना है। तो ये जो वैल्यू आपका आता है वो 1 आता है। दिस इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर एस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। This implies that y square is equal to c square minus s square. Y is equal to c square minus s square और ये रूट। आपको लग रहा होगा कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। पता सब चलेगा, आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन अभी तक कॉमन क्या था, कार्टेशियन इक्वेशन तक थे कॉमन कैटेनरी का। अब आपको बीच में कुछ और 1-2 पॉइंट प्रूव करने के लिए दे सकता है। बाकी आप प्रैक्टिस करके रखिए, जब हम टेस्ट लेंगे तो उस समय और बातें साफ होंगी। समझ रहे हैं बात। तो आइए यहाँ पर, तो ये भी चीजें आपको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आएगी कि कॉमन कैटेगरी में आप ये चीजें प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए बात। तो इन चीजों को आप फिर से एक बार लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू क्या आया भाई हमारा, रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा लें, भूलिएगा नहीं, हम डिस्कस डेली करेंगे, आपको भूलना नहीं है। अब देखिए, यहां से हम ये रूट इधर ले आते हैं। अब यहाँ जो लिखे थे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो उसी चीजों पे हम लोग फिर एक चीज प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। बहुत ईजी है, 2 लाइन, बच्चा 10th क्लास वाला का प्रूफ कर लेगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3rd फॉर इंटीजर्स इक्वेशन। एस बराबर क्या वैल्यू था, सी टेन साइन का होल स्क्वायर। बात समझ गए होंगे। आइए, दिस इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस सी कॉमन सी का स्क्वायर टेन स्क्वायर साइन। अब यहां पर आप देख लीजिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर साइन। दिस इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हो गया सेक स्क्वायर साइन।
दिस इंप्लाइज दैट ये स्क्वायर खत्म, y इज इक्वल टू सी से साइन। आपको ये चीजें भी प्रूफ करने के लिए आ सकती है कि इन कॉमन कैटेगरी प्रूफ दिस, कोई दिक्कत? तो ये चीज भी y इज इक्वल टू सी टेन साइन। तो अभी तक हम लोग क्या चीज प्रूफ किए, देख लीजिए, f इज इक्वल टू सी टेन साइन। इसके बाद प्रूफ किए y इज इक्वल टू सी कॉस x बाय सी। इसके बाद क्या प्रूफ किए, ये f इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक, यहाँ भी हाइपरबोलिक x बाय सी। फिर इस दोनों से क्या चीज प्रूफ किए भाई, y स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्रूफ किए ना। ये स्क्वायर इधर स्क्वायर करके ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 5 याद रखिएगा। f इज इक्वल टू सी टेन साइन, इसके बाद y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाय सी, इसके बाद f इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x बाय सी। क्लियर है? फिर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर माइनस में करने के बाद क्या आता है, 1 आता है। इसके बाद ये प्रूफ हुआ। फिर y इज इक्वल टू प्रूफ क्या हुआ भाई, रूट अंडर एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या ऐसे सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। फिर हम लोग क्या प्रूफ किए, इसकी मदद से एस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की मदद से कि सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, एस के जगह पर हम लोग सी स्क्वायर और ये टेन स्क्वायर रख दिए थे, टेन स्क्वायर साइन रख दिए। तो यहाँ क्या आया, y इज इक्वल टू सी स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर सेक स्क्वायर साइन, यानी कि y इज इक्वल टू सी साइन, y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाय सी, s इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x बटे सी, s इज इक्वल टू सी टेन साइन। तो बातों को समझ गए होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, पुरानी वाली चीजें उठा लेते हैं वहां से कि लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म एक्सटेंसिव फ्लेक्सिबल एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग या चेन विच हैंग्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। समझ में आ रहा होगा, बिटवीन टू पॉइंट्स विच नॉट इन हॉरिजेंटली लाइन, विच हॉरिजेंटल नॉट इन सॉरी वर्टिकल। क्लियर है ना? फिर आ गए होंगे इस पे, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट सी, let C be the lowest point of the catenary and P be any point of the on the catenary such that arc CP is equal to S. Let T be the tension at point P and T dash be the point at vertex C. Clear है? Let the tangent drop at point P such that which makes angle psi with directrix. क्लियर सी बात है। इसके बाद तो फिर आगे बढ़े, लेट W बी द वेट पर यूनिट लेंथ। क्लियर सी बात है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़े और फिर 2 इक्वेशन लिए और वो इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आए। थोड़ा सा और भी जाएगा, आप लोग का दिमाग थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो इस बात का भी हम ध्यान रख रहे हैं। यहाँ तक होने के बाद फिर हम लोग एक क्लास और आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। ये पूरा कंप्लीट पैक तैयार रखिएगा ना, प्रॉब्लम छू मंतर हो जाएगा और कहीं कुछ नहीं है। यदि कोई हार्ड चीज रहता तो हम तैयार स्टार्ट क्यों करते इस माध्यम में, क्योंकि सामने रहते तो 5 बार आके पूछते। इस तरह एक बार मैसेज करते हैं, फिर अगले दिन हम इसका रिप्लाई में पूरा डिस्कस करते हैं, तो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, कि इंटरवल बीत जाता है। आप लोगों को भी लगता होगा कि हम कुछ बोल देंगे, कहीं कुछ नहीं बोलेंगे। क्लियर सी बात है। हम अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिएगा। नहीं तो हमेशा बोलिएगा नहीं है नहीं है, तो कितनी बार बताएंगे। लेकिन यदि प्रॉब्लम अभी भी किन्हीं को तो वो जरूर बोलिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन फिर मिलते हैं, इसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।